देर हो जाती है ना। This call is now being recorded. नर्वस सिस्टम, पहले तो नर्वस सिस्टम को आज इस बात से समझते हैं कि नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली हमारी बॉडी में है क्या। दो तरीके के हमारी बॉडी में कंट्रोल्स होते हैं, एक होता है न्यूरल कंट्रोल, दूसरा कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में केमिकल कंट्रोल। ठीक है, इन दो के थ्रू पर मेजरली काम कौन करता है, गवर्न तो हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। लेकिन लेकिन अगर हम कहें कि नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम ये मिलकर हमारी पूरी बॉडी को चला रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम न्यूरल कंट्रोल यानी कि नर्वस सिस्टम को एक पूर्णता रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो दो तरीके से बात होती है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इसमें जो सेल है इसके, या कहें इसकी जो इंफॉर्मेशन है, दो तरीके से पहुंचती है हमारे पास, जिसको हम साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। ये भी दो तरीके का होता है, एक केमिकल होता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल होता है। केमिकल वाले में भी दो पार्ट होते हैं। केमिकल वाले में दो पार्ट होते हैं, एक इनहिबिटरी और एक एक्साइटेटरी। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं देखना, मैं सिर्फ आपको एक प्रीव्यू दे रही हूँ कि क्या है। आगे चलकर पूरा इन डिटेल हम इसको समझेंगे भी, तो डरना नहीं है। ठीक है, एक ओवरव्यू लेते हैं कि है क्या, क्यों केमिकल या सॉरी क्यों नर्वस सिस्टम को समझना इतना इम्पोर्टेंट है। हम इतने सालों से समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पक चुके हैं हम। एक तो दो लाइनें हम सुन सुन के बहुत पक चुके हैं। द वन, cell is the structure and the functional unit of life. Second, nervous system regulates or govern or uh, do everything of our body. I mean, it's a king. ब्रेन डेड हो गया तो सब डेड हो गया। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी ताकत ये होल्ड करता है, ऐसी कौन सी पावर ये होल्ड करता है? कोमा में जाने के बावजूद बॉडी के इतने सारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं? ब्रेन डेड कह देने पर भी इंसान जिंदा कैसे होता है? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकली बहुत डिफरेंट है। इतना डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, आपके अंदर जब ये प्रश्न उठने शुरू होंगे और ज्यादा इन डेप्थ आप जानने का प्रयास करोगे, तो योग के माध्यम से आप उनका इलाज भी ढूंढना शुरू करोगे। क्योंकि सिर्फ पीएचडी हमने डिग्री के लिए तो नहीं करनी, कुछ क्रांतिकारी करके दिखाना है। आप पीएचडी तक पहुंच रहे हैं तो बहुत ही क्रांतिकारी, ये एक मौका मिला आपको कुछ नई खोज करने का, कुछ एक नई ऐसी चीज लाने का, प्रूव करने का कि हाँ, योग में कितनी चीजें हम उसको कैसे धीरे धीरे कितनी सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। सो चूज वाइजली आपकी जो पीएचडी है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम जो काम करता है वो थ्रू साइनेप्सिस करता है। अब साइनेप्सिस में एक होता है केमिकल वाला, एक होता है इलेक्ट्रिकल वाला। इलेक्ट्रिकल वाले को नहीं समझेंगे अभी। केमिकल वाले में क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, एक एक्साइटेटरी होता है। इनहिबिटरी का मतलब ये होता है कि नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। एक्साइटेटरी का मतलब होता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात करनी है बात करनी है बात करनी है। एक्साइटेटरी का मतलब ये होता है यहाँ पर। ठीक है, अगेन ऑफ कोर्स जैसे कि चीजों को हम इन डिटेल समझेंगे। अब यहाँ जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, या हम कहें कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये कैसे मेजरली काम कर रहा होता है? ये थोड़ा स्लो होता है। एक मिनट, ये थोड़ा स्लो होता है, ये बहुत फास्ट होता है, एक्सट्रीम फास्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ केमिकल्स की, जिसमें हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। ठीक है, अब हॉर्मोन्स क्या चीज करता है? हॉर्मोन्स यही सारे काम तो कर रहा होता है, बट वो काम करने की क्षमता जो इसकी है वो काफी धीमी है एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम की। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं ना, दवाई खाइए, दवाई खाते तुरंत असर तो नहीं होता, इट टेक्स टाइम। क्यों? क्योंकि वो अंदर हमारी बॉडी में जाके कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करवाता है। वो रिलीज कराने के लिए पहले नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, उससे इजाजत लेगा। इजाजत मीन्स नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन लेता है और उसको आगे भेजता है, जहां जहां इसका जो इसका करता धरता है आगे का, कि ये वाले ग्लैंड को बोलना है, अच्छा ठीक है, ये वाले ग्लैंड को हमने कहा कि तुम इतने हॉर्मोन्स रिलीज कर दो, उसको पेन हो रहा है या जो भी समस्या है, पेन हो रहा है, इसके लिए ये वाले
हार्मोन्स कुछ रिलीज कर दो, इससे इसका पेन कम हो जाएगा, या इसको नींद दिला दो ताकि सोने के बाद हम इसकी रिपेयर एंड ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे काम हार्मोन्स करता है। तो अगर मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ चीजों को समझने का प्रयास करें तो ये कैसे है, आम भाषा में समझते हैं। नर्वस सिस्टम काम करता है जैसे कि हमारा स्विच बोर्ड, स्विच ऑन करा, फैन ऑन हो गया तुरंत। ठीक है, देयर इज नो डिले। वहीं अगर हम हार्मोन्स की अगर बात करें तो ये है परफ्यूम की तरह। जैसे कि मेरे रूम फ्रेशनर या परफ्यूम मैंने स्प्रे करा, तो स्प्रे करते ही एकदम से हमें फ्रेग्रेंस नहीं आती। आई एम स्टैंडिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक एट डिस्टेंस, तो वो इतनी जल्दी मुझे उसकी फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। इट टेक्स टाइम। अगर मैंने आप आप और मैं अगर हाथ साथ में खड़े होकर बात भी कर रहे हैं, तो भी मैं अगर स्प्रे करूंगी तो इट टेक्स फ्यू सेकंड्स टू रीच, एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हमने फैन ऑन कर तो फैन ऑन हो गया, करेक्ट, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इस पे मत चले जाइएगा टेक्निकली कि नहीं मैम फैन तो धीरे धीरे चलता है, फिर एकदम से वो स्पीड पकड़ता है, हम उस पे नहीं जाएंगे। वहां इतना टेक्निकली मैच मत करना, सिर्फ रेफरेंस दिया था। ठीक है, चले आप यहाँ से टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ चीजों को समझते हैं। बिफोर टेक्निकल लैंग्वेज, नर्वस सिस्टम जो है ना हमारी बॉडी का, यानी कि ब्रेन, ये हमारा ब्रेन जो है ये कुछ लोब्स के अंदर डिवाइड है। लोब क्या होता है? लोब आप ये समझिए कि जैसे हमारी एक दाई आंख है, एक बाई आंख है। ठीक है, लिप्स हैं, तो ऐसे अलग अलग एरिया है ना। आंख का काम मुंह नहीं कर रहा, माउथ नहीं कर रहा, लिप्स नहीं कर रहे, वो बोलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब इंटीग्रेटेड, यानी कि साथ में मिलकर भी तो एक कार्य कर रहे हैं ना। जैसे इस टाइम पे आप लोग मुझे देखकर, यानी कि जो स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन है वो देख भी रहे हैं, साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, जो जो बातें लिखी जाती हैं लिखने वाली हैं उनको लिखेंगे भी, सुनेंगे भी। तो आपके चेहरे की ही कितनी सारी चीजें आप साथ में इकट्ठे मिलकर इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं। ऐसे ही, लेकिन सबका अपना अपना रोल भी है। आंख का अपना रोल है जो नाक नहीं निभा सकती, जो नाक का रोल है वो आंख नहीं निभा सकती। ऐसे ही हमारे ब्रेन में कुछ लोब्स है, कुछ एरिया है, कुछ साइड्स है। ठीक है, जो एरिया, उसको जो नाम दिया गया है वो इन जनरल उसके काम के बेसिस पे दिया गया है। अब वो जो लोब डिजाइन करा गया उसमें उसके कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। जब इन जनरल बोलते हैं ना, पीछे सर सर पे हाथ मत मारो, स्किल्स खराब हो जाता है या बच्चा थोड़ा पागल हो जाता है, इस तरह से बोलते हैं ना। एक्चुअल में होता है, क्यों होता है समझेंगे अभी। ठीक है, कुछ टेक्निकली वहां बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, इस वजह से वो हैम्पर कर जाता है अगर किसी को मारा जाए, हिट करा जाए वहां पर। ठीक है, तो पहली बात हमने ये समझी कि ब्रेन को डिवाइड करा गया है कुछ लोब्स में, कुछ कमरे हैं। ठीक है, जैसे हार्ट में 4 चैम्बर्स थे। ठीक, लंग्स में लोब्स थे। ठीक, स्टमक में हमारे पास कुछ उसके एरिया थे, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरस। ऐसे ही ब्रेन के भी है, हमने इसको भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी डिफर कर जाती है। पहले यहाँ देखते हैं एक बार। ब्रेन ना थोड़ा सा अंडा आकार का है, ऐसे थोड़ा सा अंडा आकार का है। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया स्फीयर। लेकिन इस स्फीयर की वजह से, ये स्फीयर है, ये ना बीच में से कटा हुआ है। क्या है? बीच में से हाफ है। तो ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर है। तो इन जनरल जो जो आपको पार्ट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, कुछ ही पार्ट होंगे जो एक सिंगल होंगे। रेस्ट, द होल ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट और राइट। पैराइटल है तो वो भी 2 पार्ट में मिलेगा। ठीक है, टेम्पोरल है 2 पार्ट में मिलेगा, फ्रंटल 1 पार्ट का ही है, ऑसिपिटल 2 पार्ट का मिलेगा। और अंदर के जो कॉर्पस कैलोसम है वो हमें मिलेंगे, लेफ्ट और राइट का अपना अपना एक भाग मिलेगा। ऐसे ही हमें ऑलमोस्ट बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के भाग जो मिलेंगे लेफ्ट एंड राइट, दो दो भाग में मिलेंगे। ठीक है, अब हर भाग का अपना एक नाम है, अपना एक रोल है, अपनी एक फंक्शनैलिटी है हर भाग की। ठीक है, जब ये इंटीग्रेटेड होके, यानी कि साथ में मिलकर, हाथ में हाथ मिलाकर काम करते हैं, जैसे मैंने बताया, आंख, कान, नाक और हमारे लिप्स, हमारे हैंड्स, ये सब कुछ एक इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं ना। इसको कहते हैं एसोसिएशन एरिया, या एसोसिएटेड मैटर बोल सकते हैं, एसोसिएशन एरिया से नाम से याद रखेंगे। ये एक खूबी है ह्यूमंस के अंदर जो हमें जानवरों से अलग बनाती है।
ठीक है, चलें, इतना ब्रीफ पूरे नर्वस सिस्टम के लिए काफी है, बाकी हम टेक्निकली हर चीज को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जितना आने वाला है वो बहुत कम है और इन रियल लाइफ ये बहुत बड़ा चैप्टर है। नर्वस सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलकर मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से मतलब क्या होगा? ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, सब कुछ बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करना, ठीक है, ऑफ द बॉडी। नर्व इम्पल्सेस एंड हार्मोन, ये इसके बारे में कह रहा है। सॉरी, ठीक है, और ये इसके बारे में कह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, स्लो कैसे है, परफ्यूम जैसा, इमीडिएट कैसे है, फैन ऑन ऑफ करने वाला, ठीक है। Homeostasis of the body detect and responds to the change inside and outside the body. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि होमोस्टेसिस वो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर के हिसाब से भी दिखता है और भी चीजें देख रहा है, पर हम यहाँ पे भी टेम्परेचर का एग्जांपल लेके समझेंगे। टेम्परेचर को लेकर कर रहा है, एक टेम्परेचर जो मेरी बॉडी का अंदर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। एक होता है कि बाहर सर्दी है या गर्मी है, उससे भी मेरा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। गर्मी है तो हम हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी, पसीना बाहर निकलेगा। सर्दियाँ होंगी तो अंदर आग बनाने की कोशिश करेगा, अग्नि बनाने की कोशिश करेगा, जिससे हमारे अंदर गर्मी बनी रहे। क्यों? ये टेम्परेचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारे सेल उस तापमान के ऊपर ही, उस टेम्परेचर के ऊपर ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। क्यों डिस्ट्रॉय होने शुरू होते हैं? या तो या तो केमिकल आयंस का आप समझिए कि वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, या तो पानी का लॉस होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से वो धीरे धीरे करके डेड होने शुरू हो जाते हैं। इन डेप्थ नहीं, पर जितना मैंने आपको समझाया, ये परफेक्टली इस बात को समझाने का तरीका है कि टेम्परेचर क्यों हमारी बॉडी के लिए एक मेंटेन टेम्परेचर, एक लेवल का, वही टेम्परेचर क्यों हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिसाइड्स, जैसे कि आप इसको ये भी समझ सकते हो एक पल के लिए, जैसे कि पिज्जा होता है, पिज्जा पे चीज है, ठीक है, ये हमने चीज डाला बहुत सारा, मैंने इसको अवन में जब मैंने इसको अवन में रखा तो ये गर्म हो गया, पूरा मेल्ट हो गया। और जैसे ही मैं इसको बाहर लेकर आई और थोड़ी देर के लिए हमने वेट करा, बात करने लगे, या किसी ने इंस्टाग्राम की फोटोग्राफ्स खींचने के लिए भाई पिक्चर्स क्लिक करने लगे, उतनी देर में ये ना थोड़ा सख्त सा हो गया। आप सब देखते हैं, जो एक मोल्टन चीज होता है उसका रूप रेखा थोड़ी अलग होती है, थोड़ा बहता हुआ सा होता है। और वहीं जैसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया, ये एक लेयर, मलाई की तरह एक लेयर बननी शुरू होगी इसकी, ये थोड़ा सा सख्त हो गया। अब मलाई तो सिर्फ ऊपर लेवल पे होती है, चीज पूरे लेवल पे था, वो धीरे धीरे करके एक लेयर बन गई उसकी, रेदर देन एक सॉफ्ट लेयर जो कहते हैं ना कि एक चीजी मोल्टन, मतलब मोल्टन फेस में होना चाहिए था, वो ना करके वो थोड़ा सख्त हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया, इतने ही टाइम पीरियड में। कितनी जल्दी, देखिए, ज्यादा देर भी नहीं हुई थी, लेकिन इतनी ही जल्दी उसने टेम्परेचर चेंज होते ही उसने अपनी फॉर्म्स भी चेंज करनी शुरू कर दी। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, टेम्परेचर चेंज होते ही चीजें, यानी कि सेल के अंदर की सेलुलर एक्टिविटी पे या हैम्पर कहें या कहीं इफेक्ट्स पड़ने शुरू होते हैं सर्दी और गर्मी से। इसलिए बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Besides helping to maintain homeostasis, the nervous system also responsible for memories, behavior, perception, initiates all voluntary movements. Voluntary मतलब मेरे कंट्रोल वाले, भागना, दौड़ना, खाना खाना, ब्रश करना, नहाना, कपड़े धोना, सब कुछ, लिखना, पढ़ना, चैटिंग करना, जो हम या कहें कि लैपटॉप यूज करना, डिजिटल मीडिया को यूज करना, एवरीथिंग इज इन माई अंडर कंट्रोल, करेक्ट। हम कैसा बिहेव करते हैं, ये सब कुछ भी, हमारी मेमोरी कैसी है, ये हम पढ़ेंगे, इसके अंदर समझेंगे कि हिप्पोकैम्पस कैसे हमारी मेमोरी को, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे वो कंट्रोल करवाता है, ठीक है। मसल मेमोरी भी आपने कई बार सुना होगा। मसल मेमोरी का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, अगर हम दें किसी को, तो वो होता है आर्मी। सबसे अच्छा जो मैं कहूँ यहाँ पे एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, वो है आर्मी का, जो हमारी मसल मेमोरी कैसी होती है और किस तरह से डेवलप करवाई जाती है, ठीक है। परसेप्शन, किसी के बारे में एक सोच विचार, किस तरह से कुछ जजमेंट्स रखना, किसी भी किसी भी अपनी धारणाएं किस प्रकार की बना के रखी है, उसके ऊपर बात करना, ठीक है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की विच डील्स विद द फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मार्क माय वर्ड्स, फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है, फंक्शनिंग एंड
डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या कहता है ये? न्यूरोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये एक फिजिशियन होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं डायग्नोस करने में और ट्रीट करने में। किसको? नर्वस सिस्टम को। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये अच्छे से अपनी बात को देखेंगे सुनेंगे, जो भी इंसान है सॉरी, उसे देखेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे अच्छे से, उसके चेहरे के हाव भाव को देखेंगे, उनसे कुछ एक्टिविटीज करवा के देखेंगे। देन दे विल कम टू द कंक्लूजन। ऑफ कोर्स कुछ टेस्ट भी होंगे जैसे एमआरआई एंड ऑल। उन टेस्ट के बाद दे विल से कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो उनको क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, सबसे हायर लेवल का डॉक्टर माना जाता है इनको। सबसे हायर लेवल का। मैं ये नहीं कहूंगी बाकी के डॉक्टर बेकार है, नहीं, सब बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट ही क्यों ना हो, बहुत मेहनत करते हैं। दे ऑल आर एमबीबीएस, बहुत मेहनत करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर पढ़ते हैं इतने साल लगा के, एंड देन दे नो ईच एंड एवरीथिंग। बट जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो इट टेक्स मोर एंड मच कुछ से हार्ड वर्क एंड डिलिजेंसी रिगार्डिंग कि इसकी कैसे स्क्रूटनी होनी चाहिए, इसको कैसे देखना चाहिए, इसका कैसे समझना चाहिए। पढ़ना एक अलग बात है, उसको अप्लाई करना भी एक अलग बात है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे आर दे आर डिफरेंट एट द पावर। ओके, बहुत डिफरेंट होता है उनका पावर। ओके, बट स्टिल मैं कहूंगी बाकी के डॉक्टर्स कम नहीं होते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, इसको जैसे मैंने कहा था अभी कि इनको कुछ भाग में डिवाइड करा गया है। पर उससे पहले ये किस भाग की बात कर रहा है? ये जो बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है, एक तो इसने उसके टुकड़ों की लोब्स की बात कर दी यहाँ पर एक बार के लिए। ठीक है, फिर वो अंदर ये जो है ना, ये वाले ये बताना चाह रहा है कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है। जो हम अगर जो टीवी की तार होती है, छोटे टीवी की तार, पता नहीं क्या होती है, लैपटॉप के वायर लगा लीजिए, आपका फोन का चार्जिंग वाला पॉइंट जो होता है उसे लगा लीजिए, उस तार को कट कीजिए, उसके अंदर कुछ वायर्स होती है, कॉपर वायर होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, ये होती है, वो होती है, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स होती है। आपने सबको नाम दे दिया और आपने कहा ये अर्थिंग कराती है, ये ना करंट पास कराती है, ये ना इंसुलेट करने के लिए है ताकि करंट बाहर किसी और को ना लगे तार पकड़ने पे। तो आपको ये सारी बातें पता है, करेक्ट? ऐसे ही नर्वस सिस्टम में कौन सी तार क्या काम करवाती है। ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा कि एक ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम की एक चीज होती है। ठीक है, हमने कहा ओके। उसने उन्होंने कहा कि उसमें ना ब्रेन होता है और साथ में क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, यानी कि ये बादाम वाला ये होता है। ठीक है, और इसके नीचे से निकलती हुई ऐसे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ ये तारे नहीं बना रही हूँ। ये स्पाइनल कॉर्ड और नीचे उसकी ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये और ऊपर ब्रेन, सिर्फ इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखा गया है। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मैंने आपको पहले भी कई बार मीनिंग बताया है। पेरिफेर मतलब बाहर की तरफ, समथिंग विच इज ऑन द आउटलाइनिंग, या बाहर सरकमफेरेंस पे कह सकते हो, या आउटर कवरिंग पे जो चीज होती है उसे हम पेरिफेरल बोलते हैं, पेरी। ठीक है, पेरी वर्ड यूज करते हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि पहले तो एक फेस में होती है क्रैनियल, क्रैनियल नर्व्स कहते हैं उनको। दूसरी ये ही स्पाइनल कॉर्ड की भी अपनी नर्व्स होती है, इसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। इसके साथ जो हो गई, ये वाली हो गई, ये ब्रेन के पास वाली है। जो स्पाइनल कॉर्ड वाली है वो स्पाइनल नर्व्स हो गई। ठीक है, ये इसके साथ की हो गई। ठीक है, अब नर्व्स आउटसाइड द सीएनएस, ये सीएनएस के आउटसाइड। अब सीएनएस से बाहर की कौन सी नर्व्स है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसको भी आगे फर्दर डिवाइड करा गया। उन्होंने कहा जिन जिन नर्व्स की तुम बात कर रहे हो ना, जिन तारों की तुम बात कर रहे हो, क्रेनियल मतलब क्या, जो खोपड़ी स्कल की बात हो रही थी, उस खोपड़ी प्लस जो स्पाइनल नर्व है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी वाली जो बात होती है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहां से कुछ तारे बाहर निकल रही हैं। इनसे मेजर तार जो है वो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। इनके आगे फर्दर डिविजन, इनके आगे फर्दर डिविजन्स है, इनको मिक्स इसके मत पहले कर एक बार दीजिएगा। क्या बोली, इसके पहले क्या बोली मैं बराबर बोल दीजिएगा। कौन सी वाली बात? अभी जो स्पाइनल कार्ड्स के बाद जो नशे होते हैं उसके बाद कुछ बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करके समझाते हैं। ठीक है, ये रहा ब्रेन। ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ठीक है, समझ आ गया। अब ब्रेन की ना, यहाँ से ब्रेन से ना हमारे फेस पे कुछ नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, ये ब्रेन वाली थी। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड की कुछ नर्व्स यहाँ से निकल रही है। चलो इसको नहीं लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। ये पेरिफेरल है। क्या ये डिफरेंस समझ आ पा रहा है किसी को? Oops, sorry. ये पीएनएस है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब मैंने बीच में से ये वाला भाग जो था ना, ये ब्रेन वाला भाग, कि मान लीजिए यहाँ पे ब्रेन था और ये आगे फेस है पूरा, ऐसे फेस है। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है पूरी। और इसने यहाँ पे हमारे हाथ में, पैर में, पेट में, हर जगह पे अपनी तारे छोड़ी हुई है। किसने छोड़ी है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कुछ छोड़ा हुआ है? नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कुछ नहीं छोड़ा हुआ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ ये है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या अभी क्लियर है? नित्या जी, अभी क्लियर है आपको? ओके, गुड। अब ये जो तारे निकल रही हैं, इन तारों का भी कोई ना कोई वजह होगी तारों को निकलने की। क्यों निकाली गई? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से, या खोपड़ी यानी कि ब्रेन, जहाँ पे खोपड़ी है, स्कल है, वहां पे तारे भेजने का क्या रोल था? जरूरत ही क्या थी? क्या मतलब हमें हमें क्या मिलने वाला था वहां से? ब्रेन ने कहा मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं तो राजा हूँ, पर मेरे सिपाही भी तो कहीं होने चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन लाके कौन देगा? या मेरी इंफॉर्मेशन तुम तक कौन पहुंचाएगा? तुम कौन है? ऑर्गन्स। कौन है? ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स और हमारे जितने भी हमारे लिम्स वगैरह है, सब कुछ। ठीक है, वैसे तो वही है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स अलग चीज यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो उनका कि इनके पास भी तो कुछ मेरी तार या मेरी खबरी पहुंचने चाहिए, मेरे दूत पहुंचने चाहिए। तो उन दूतों का नाम दिया हमने यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, वो जो पूरा ग्रुप है, आर्मी है, वो वाली, जैसे कि आप शतरंज में देखते हैं तो पीछे की पूरी आर्मी होती है ना, एक राजा और रानी है। ठीक है, राजा रानी कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बाकी सब कौन है? घोड़ा हो, हाथी हो, जो मर्जी हो, आगे की सिपाही हो। ठीक है, पूरी लाइन में। तो सब क्या है? सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डाल दो। ठीक है, उसमें फिर जो हायर और लोअर लेवल पे आते हैं, उनको हाथी घोड़े तिरछे में डाल दो। ठीक है, ओके। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी दो डिविजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। उन्होंने कहा एक सेंसरी होता है, दूसरा होता है मोटर। अब ये क्या चीज है? ये तो बड़ी खतरनाक है। नहीं, खतरनाक कुछ नहीं है। सेंसरी से बस सिंपली मतलब आ गया हमारा, किसी भी टेस्ट, सेंसेशंस को लेना, देखना, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती है। कुछ जनरल होती है और कुछ स्पेशल होती है। इसको इतना नहीं देखना कि थोड़ा इन डेप्थ हो जाता है, बस सेंसरी तक छोड़ देना इसको। ठीक है, एफरेंट कहते हैं इसको। एफरेंट और इफरेंट क्या होता है अभी बता देती हूँ, रुको। ठीक है, अभी एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है। अब मोटर डिवीजन क्या कहता है? मोटर डिवीजन कहता है कि ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम द सीएनएस, और ये टू द सीएनएस है। ठीक है, अब फ्रॉम में आता है ना, जब फ्रॉम द सीएनएस, तो आप ये समझ के चलो यहाँ पर, एक हो गया आना, एक हो गया जाना। जाने को इंग्लिश में हम क्या देते हैं? एग्जिट। इसे याद रखेंगे इफरेंट। ठीक है, ये सीएनएस से जा रही है, ये सीएनएस की तरफ आ रही है, आ रही है, आ का आ। ठीक है, एफरेंट। क्या ये डिवीजन याद रहेगा? इजी है भी, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगी, वो कौन है? एफरेंट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो नस या जो नर्व जो ब्रेन से लेकर जा रही है नीचे, ठीक है, ब्रेन से, सीएनएस से जो इंफॉर्मेशन लेकर जा रही है, उसे इफरेंट कहेंगे। यानी कि एग्जिट कर रही है, कहाँ से? ब्रेन से, सीएनएस से। ठीक है, सीएनएस। सीएनएस में क्या क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है और ब्रेन भी आ जाता है। चले, ये इंपॉर्टेंट मैं पहले बता रही हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं समझ आया तो पूछो भी। ओके।
मोटर डिवीजन क्यों कहा गया? मोटर डिवीजन इसलिए कहा गया इस वाले को, जो ब्रेन से निकल कर आ रही है, क्योंकि असली कंडक्टिविटी, जैसे कि हम मोटर चलाएंगे तो पानी ऊपर चढ़ता है, लाइक दैट इसको मोटर में रखा गया कि जितने भी मेजर चीजें हैं ना, वो मोटर कंडक्टिविटी से होता है कि तुमने रिएक्ट कैसे करना है किसी चीज पे। आपने इंफॉर्मेशन तो ले आए, अब इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करना है नहीं करना, मुस्कुरा देना है, शांत रहना है, या फिर थप्पड़ मार देना खींच के, करना क्या है, भागना है, दौड़ना है, उल्ट पुल्ट बोल देना है, करना क्या है, वो सारा कुछ ये मोटर करवाता है, सारा कुछ मोटर करवाता है। ठीक है। अब इसके भी इसके भी अपने दो कंट्रोल्स है, सॉरी दो डिविजन्स है। एक सोमैटिक आता है, एक ऑटोनॉमिक आता है। सोमैटिक क्या होता है? ये जितने भी मेरे अपने कंट्रोल वाले काम है ना, उनको काम करने में हमारी हेल्प करता है। जो मेरी कंट्रोल में, यानी कि मुझे ग्लास का पानी का ग्लास उठाना है, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में भेजी कि मुझे पानी का ग्लास उठाना है। उसने कहा ठीक है उठा लो, मैं तुम्हें एनर्जी दे देता हूँ। उसने मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में है ना, ये जो हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन का पढ़ा था, आई बैंड ए बैंड वाला, वो फिर यहाँ पे आके इसको इन्फॉर्मेशन देगा कि सॉरी यहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन देगा और ये इसको कहेगा ठीक है तुम पानी का ग्लास उठा लो, प्यास लगी है उठा लो। अभी अंदर से काम कैसे कर होता है? हाइपोथैलेमस कहता है, हाइपोथैलेमस कहता है प्यास लगी प्यास लगी प्यास लगी है। हमें तो प्यास लगती नहीं है, हमें तो अंदर से आवाज आती है ना कि हमें प्यास लगी है। बाहर से पानी देख के थोड़ी ना प्यास लग जाती है, मैं क्या वो पानी पी रहा है मुझे प्यास लगेगी, कुछ ऐसा देख के थोड़ी ना हमें फील होता है। कुछ इंसिडेंट्स को, अलग चीजों को छोड़ के, हाँ कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उसको देख के मन कर गया, वो सब चीजें छोड़ दो प्लीज। ठीक है, वो टेस्ट बड्स के ऊपर बात आती है। पर अगर हमें हाइपोथैलेमस ने कहा कि नहीं पानी की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, आप पानी लाओ, तो वो पानी की जो डिमांड है उसने क्रिएट करी, तो ये यहाँ पे गया और इसने इसको बोला कि ठीक है तुम मतलब मुझे अंदर से फील हुआ, पहले अंदर से हॉर्मोन्स का रिलीज हुए, उसने कहा कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, नाउ टेक अ ब्रेक एंड हैव सम वाटर। मैंने कहा ठीक है, मैंने ब्रेक ली और मैं पानी पीने के लिए गई, और पानी पीने के लिए जो मैं सारे काम कर रही हूँ, जा रही हूँ, उठा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, वो सोमैटिक के अंदर आएगा क्योंकि मैं अपने कंट्रोल में ही काम कर रही हूँ। इसमें सीएनएस सिर्फ कहें कि एक हेल्पिंग मोड पे है। ये थोड़ा सा रेगुलेट करेगा, अच्छा क्या लेना चाहिए, सिर्फ पानी लेना चाहिए, कुछ और लेना चाहिए, ये सारी चीजें जो चल रही है मेरी मोटर के साथ चल रही होंगी। लेकिन पानी का गिलास उठाना पीना सब कुछ करना, ये मेरा वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, कहीं से भी भागना, दौड़ना, कुछ भी करना, मेरा वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर है। ठीक है। अब ऑटोनॉमिक में क्या आता है? ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी कि जो मेरी ऑर्गन के अंदर की बातें हैं ना, जैसे कि लंग्स का, हम डीप इनहेल एक्सहेलेशन कर सकते हैं, दैट इज इन आवर कंट्रोल। बट क्या हर वक्त हम ये सब करते हैं? नहीं। हम हर वक्त एक सामान्य श्वास की श्वास प्रश्वास की एक क्रिया को कर रहे होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बस चलती चली जा रही है। ऐसे ही हृदय का जो स्मूथ मसल्स वाले, आप समझ लीजिए जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो सारी इनवॉलंटरी, यानी कि मेरी ऐच्छिक, यानी कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। ठीक है, वो सारी मूवमेंट किसके अंदर आती है? ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक को याद रखिएगा, इनवॉलंटरी के साथ कैसे, जो चीज ऑटोमेटिक चल रही है जिसमें हमारा कोई जोर नहीं है, इसलिए उसको ऑटोनॉमिक कहा गया है। ठीक है, इसके भी अपने दो डिविजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसी को ही ईड़ा और पिंगला कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसी को ईड़ा और पिंगला कहा जाता है। तो ईड़ा कौन है, पिंगला कौन है, दोनों में से? नाम याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। जो बहुत बड़ा नाम है ना, ये वाला, ये ईड़ा है। ठीक है, जो बहुत छोटा नाम है सिंपैथेटिक वाला, ये पिंगला है। बस ये एक टेक्निकल तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, कि याद करने का तरीका, एक ट्रिक। ठीक है, कि आपकी राइट साइड जो है वो क्या हुई हमारी? सिंपैथेटिक। और जो हमारी लेफ्ट साइड है वो कौन सी हुई? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये ब्रेन में एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ईड़ा पिंगला। ओके, इसको हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, अब सिंपैथेटिक यानी कि जो सूर्य नाड़ी है, वो हमारी बॉडी पे क्या क्या कार्य करती है, वो थोड़ा सा एक ब्रीफ बताना चाह रहा है इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस, सॉरी ये तो कंप्लीट हो चुका है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्होंने एक बहुत एक ब्रीफ दिया है उनके कार्य से लेकर। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सीएनएस, ये इसका जो है ना कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक है ये हम इसको एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। कुछ चीजें पूछी जाती है, बहुत भयंकर तरीके से नहीं पूछा जाता कि हाँ ये कैसे हुआ, इसने ऐसे किया, तो ये सिंपैथेटिक बोलेंगे या पैरासिम्पैथेटिक बोलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने वाले।
वो लेवल अलग होता है, ठीक है। आप लोगों के बस में पैटर्न फ्लाइट किसके अंदर होता है, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, बहुत बेसिक बेसिक, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटीग्रेटिव वे में, यानी कि मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कंट्रोल सेंटर्स हैं ये, ठीक है। एक चीज और, क्या कोई यहाँ पे ये बता सकता है, मैं रुक के स्पेशली पूछूंगी इस बारे में, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड को क्यों रखा गया? स्पाइनल कॉर्ड क्या ऐसा अजूबा कर देती है, या उसके पास कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो ब्रेन के पास नहीं है, या ब्रेन के पास उससे ब्रेन से मैच करती हुई ऐसी क्या चीज है कि इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखा, पेरिफेरल में क्यों नहीं रखा इसको, स्पाइनल कॉर्ड को, जो प्रीवियसली पढ़ चुके हैं? वो सारा कम्युनिकेशन लेके जाती है ना ब्रेन को, और वहां से ब्रेन से लेके आती है। नहीं, एक रीजन है पर लेकिन ये नहीं, वो तो फिर पेरिफेरल में आ जाता, पेरिफेरल भी तो यही काम करता है। मैम एंडोक्राइन सिस्टम इसी अलाइनमेंट में होता है स्पाइनल कॉर्ड के। ना ना, सोचो सोचो, स्पाइनल कॉर्ड क्यों? अगर किसी ने प्रीवियसली पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा, उनको पता है, ये बात पता है। और इन जनरल जिन लोगों ने नर्वस सिस्टम में सच नहीं पढ़ा हुआ, अगर उन्होंने एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर जैसी, एक्यूप्रेशर बेसिकली अगर पढ़ा है या कभी सुना है, उसमें एक चीज सिखाई जाती है बार बार, अगर वहां से वो शब्द उठा लो। प्रेशर पॉइंट्स। थोड़ा सा कुछ और बताओ, प्रेशर पॉइंट्स कैसे काम करते हैं? एक वर्ड यूज करते हो बार बार। एनर्जी सेंटर्स। नहीं, उनकी कहानी सिर्फ एक ही चीज पे घूम रही होती है, एक्यूप्रेशर पे एक्यूपंक्चर पे, दोनों में ना उनकी कहानी एक ही चीज पे घूम रही होती है, स्पेशली प्रेशर वालों की। आप बुक निकालेंगे ना कभी भी इनकी, तो एक ही कहानी मिलेगी, ऑलमोस्ट हर लाइन में ये चीज पढ़ने को मिलेगी। वो एक वर्ड क्या है, दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बनता है वो। सेंट्रल प्रोसेसिंग। नो, आई एम सॉरी, आप सबने पीछे साइंस पढ़ रखी है। स्पाइनल कॉर्ड ऐसा क्या करता है? बहुत से बच्चों ने पढ़ रखी है, सबने तो नहीं। मैम ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से नर्व को कनेक्ट करता है। वो पेरिफेरल है। पेरिफेरल में दो तरीके की होती हैं, एक जो मेरी पूरी बॉडी को अलग तरीके से कनेक्ट करता है, और जो मेरी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं सेंसरी, और वो गैंग्लिया होते हैं, उसको गैंग्लिया बोलते हैं, वो चीज अलग है। तो स्पाइनल कॉर्ड में कम्युनिकेशन हाईवे प्रोवाइड कराता है ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी में। नहीं, ये तो जवाब कम्युनिकेशन। दिया था आपने, स्टार्टिंग अच्छी की थी इसकी, उसी में आंसर था। अब मुझे लगा आप शायद आंसर देंगे, चले ठीक है, हम टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड को क्यों रखा गया, जबकि वही काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर रहा है, इंफॉर्मेशन लाने का, छोड़ने का। स्पाइनल कॉर्ड के पास ऐसा क्या स्पेशल फंक्शन था जिसकी वजह से उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया? ऐसी क्या स्पेशलिटी थी? मैंने आपसे कहा, आप एक्यूपंक्चर, ये प्रेशर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन की बात होती है बार बार। यस मैम, यस मैम, आई वाज अबाउट टू से। यस, तो बोलना था, तभी तो कह रही थी बोले बोले बोले, जितना भी हो सकता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, वैसे तो पूरी हमारी पेरिफेरल टू ब्रेन तक जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के पास एक प्रधानता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रधानता है, वो कभी कभी क्या करता है, बहुत सारे डिसीजंस में ना वो ब्रेन तक बात नहीं पहुंचने देता, और सीधा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, सीधा एक्शन हो जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। किसी ने अगर किसी को मारा, उसका सबसे पहला रिएक्शन जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन आता है, वो पलटवारी होता है। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं रुको, मुझे सोचने दो, मुझे करना क्या चाहिए, तुमने मुझे मारा है तो। ऐसा नहीं होता, पलटवार एकदम से होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पे यही दूंगी, आर्मी। आर्मी में मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग बना दी जाती है, आप ये कह सकते हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन उनका इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि अगर उन पे किसी ने जरा सा वार करा, तो उनका रिफ्लेक्स जो होता है, वो रिफ्लेक्सेस ही होते हैं। वो रिफ्लेक्स जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है, वो तुरंत प्रॉम्प्ट बेसिस पे एकदम इमीडिएट निकल के बाहर आता है।
मारना है, नहीं मारना, क्या करना है, गोली चलानी है, नहीं चलानी, किस साइड पे चलानी है, अगर टेररिस्ट ने इस तरह से अटैक करने की कोशिश करी तो कैसे करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें सोच कर चलता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने एकदम से किसी ने हाथ लगाया पीछे से और वो चोरी करना चाहता था, तो हमारा हाथ सबसे पहले पकड़ पकड़ में आएगा, उसका हाथ को पकड़ेंगे या उसको सर को पकड़ेंगे। ये हमारा हाथ अपने आप जा रहा है, इसके लिए ब्रेन तो भी इन्वॉल्वमेंट आया ही नहीं ब्रेन का। ब्रेन तो बाद में रजिस्टर करता है कि हुआ क्या था, मे बी कुछ माइक्रो सेकेंड्स के बाद रजिस्टर करे उस सिचुएशन को, पर उससे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड अपना काम कर चुका था, हाथ पकड़ना था, नहीं पकड़ना था, जो भी करना था, ठीक है। इसके अलावा क्या और चीज समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा हाथ मान लीजिए कुछ गर्म चीज हमें लगी, जैसे कि हम किचन में काम कर रहे हैं और हम भूल गए कि इसके नीचे हमने आंच यानी कि हमने आग लगा रखी थी और गैस मतलब ऑन थी, और हमने एकदम से ऐसे ही उस पतीले पे या उस चीज को हमने पकड़ लिया, वो तुरंत ही हमारा हाथ पीछे हो जाएगा। क्या वो आराम से खड़ा रहता है कि नहीं नहीं पहले जल जाए उसके बाद मैं सोचूंगी करना क्या है, ओह ब्रेन तक पहले इंफॉर्मेशन पहुंच तो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पाइनल रिफ्लेक्स ही होती है जो सबसे पहले उसको बिल्कुल दूर पीछे भगाती है। हम मेमोरी क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी मेमोरी क्रिएट करती है जो हमें दोबारा ये करने से रोकती है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो कि हमारा हिप्पोकैम्पस एमिगडाला में होती है। एमिगडाला से भी ज्यादा अगर कहें कि ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के अंदर स्टोर होती है एमिगडाला से ज्यादा, ठीक है। एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशंस, रोना धोना, नाचना गाना। किसका एमिगडाला अगर हैम्पर हो गया तो क्या करेगा, उससे आपने पूछा कि तुम कैसे हो, कहेगा मैं खुश हूँ। अब दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। उससे पूछा कि तुम्हें आज किसी ने कुछ कहा था, मुझे आज किसी ने कुछ नहीं कहा। वो रिएक्ट नहीं करेगा लाइक रोबोट, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, ना हंसी की साउंड होगी, ना कुछ कुछ भी, वो कुछ चीजों से रिएक्ट नहीं करेगा। उसका फेस बिल्कुल एक जेन मोड में होगा या पोकर फेस होगा, कुछ रिएक्शंस नहीं होंगे। वो एमिगडाला बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद ऐसा होता है, ठीक है। चलें, आई गेस अब तक यहाँ तक चीजें थोड़ी और क्लियर, आपके मेंटली आप नर्वस सिस्टम के लिए बहुत तैयार हो रहे हैं जी। बोले क्या बोले शब्द यूज करिए, एमागोला वो एमिगडाला अभी आएगा आएगा एमिगडाला आएगा आएगा, अभी सब कुछ आएगा, छोड़िए मैं जो जो नाम ले रही हूँ सब पढ़ाऊंगी, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। एमिगडाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्बिक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सब समझाएंगे हम, ठीक है। चलें, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पीएस क्रेनियल नर्व्स होती है इसके अंदर, जो हमारे मुख में, जो हमारे फेस पे बेसिकली जो नर्व्स पहुंच रही हैं वो, और कुछ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये कम्युनिकेट करने में यानी कि बातचीत करने में एक तरह की एक लाइंस है, जैसे कि टेलीफोन लाइंस की तरह होती है, बिटवीन द सीएनएस यानी कि ब्रेन के साथ और पूरी बॉडी के साथ, ब्रेन मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर यहाँ से सेंसरी एफरेंट और मोटर इफरेंट, एग्जिट और आना, ओके। डिवीजन सोमैटिक एंड विसरल, सेंसरी नर्व फाइबर्स होती हैं इसके पास, किसके पास, सोमैटिक एंड विसरल सेंसरी, यानी कि अंदरूनी तौर पे भी और सोमैटिक मींस बाहरी तौर पे भी, ठीक है। कुछ ऐसी सेंसरी यानी कि कुछ चीजों को सेंस कर लेना, हिंदी में क्या बोलेंगे, इंद्रियों के लिए, जो इंद्रियों के लिए जो हमारी तारे हैं वो सेंसरी में आती हैं, ठीक है। कंडक्ट इम्पल्सेस यानी कि करंट लेकर जाएंगी, और रिसेप्टर्स टू सीएनएस यानी कि सीएनएस तक पहुंचा देंगी, यानी कि इसने कुछ इलेक्ट्रिक करंट लिए, किससे, यानी कि इंद्रियों ने कुछ ना कुछ ग्रहण किया और उसे मस्तिष्क तक यानी कि चित्त तक कुछ पहुंचाया, ठीक है। अब मोटर नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो कंडक्ट करती हैं इम्पल्सेस को, यानी कि उसे समझेंगी रिएक्ट करना है नहीं करना। जैसे किसी ने जोक कर दिया, दो फ्रेंड्स बैठे हैं और बड़ी ही स्ट्रिक्ट मैम की क्लास चल रही है, हंस दोगे, नहीं हंस पाओगे, ये ब्रेन मना करेगा, खबरदार जो हंसे तो, खबरदार जो हंसे तो तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जितनी बाकी किसी को भी नहीं मिली, ठीक है। कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स, उनको इफेक्ट करेगा, जैसे कि मसल्स को और ग्लैंड्स को मना करेगा, ना 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 ना, हंसना नहीं है, अपनी हंसी को कंट्रोल करो, पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद हंसेंगे, जोर जोर से हंसेंगे, ठीक है। यही होता था, कैसे कंट्रोल करते थे, और कुछ लोगों के पास ये कंट्रोल होता ही नहीं है, वो नीचे झुक के या कैसे भी करके बस हंस देते हैं, नहीं तो मैम के सामने ही हंस देते हैं उनके मुंह पे ही, और फिर मैम बता देती है बाद में कि बेटा मैम मैं तो मैम हूँ, पावर मेरे पास है,
आ जाओ। किस बात पे हंस रहे थे, जरा हमें भी हंसाओ, जो पुराना डायलॉग होता था टीचर का, जरा हम भी हंस लेते हैं, आप दोनों हंस रहे हैं, ऐसा अजीब सा डायलॉग होता था ना टीचर्स का। चले नहीं याद करवाएंगे आपको, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इनवॉलेंट्री होता है इन नेचर, मेरी ऐच्छिक यानी कि मेरी कंट्रोल में नहीं है। किसकी बात कर रहा है सर? मोटर की बात कर रहा है, यानी कि अंदरूनी की बात कर रहा है, बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदरूनी इंद्रियों की बात नहीं कर रहा, मतलब ठीक है। कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड। स्मूथ मसल कहाँ कहाँ आ गई? जैसे कि हमारी ईसोफेगस वगैरह में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, रेक्टम का एरिया हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, किडनी में हो गया, इन सब में था ना स्मूथ मसल का। हमने रोल कहीं ना कहीं बहुत जगह पे पढ़ा है, तो सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं। लंग्स का हो गया, ठीक है ना। उन सब में क्या काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? क्या करता है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। जैसे कि आ, एक और इसका एग्जांपल समझते हैं, ये तो अपना जनरल वे में काम कर रहा है, नॉर्मल डेली रूटीन का काम चल रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वॉलंटरी, यानी कि ये मेरे कंट्रोल में है, हाथ उठाना नहीं उठाना, आसन करना नहीं करना, प्राणायाम करना नहीं करना, वो सारी चीजें जो हैं वो हमारी इसके अंदर कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर जाती हैं, ठीक है। जैसे प्राणायाम है, कर तो हम अपने मेजर ऑर्गन्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना इसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं तो इनहेल करने की कोशिश कर रही हूँ, पकड़ के मैंने लंग्स को थोड़ी ना फुला दिया, वो तो मेरे हाथ में नहीं था, लंग्स तो कोऑर्डिनेट कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। कंडक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारी जितनी भी ऐच्छिक यानी कि जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है सीएनएस से लेकर मेरी मसल्स के पास लेकर आएगा, क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ये जो नोट्स में लिखनी चाहिए, बात नहीं लिखनी चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। ये ब्रेन बताएगा किसी चीज को देख के क्या याद आया, कोई पूर्व बात नहीं, कोई भी बात, पुरानी बात याद आ गई, कुछ भी हुआ, उस पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कोई दोस्त रास्ते में ऐसा मिल गया जिससे हमें बात ही नहीं करनी, हम नजर ही फेर लेते हैं, वो ये है, नजर फेर ली ना, और या तो हम उस रास्ते से ही नहीं गए, किसने कंट्रोल करवाया? इसने कंट्रोल करवाया, इसने मैसेज दिया था, ठीक है, मुझे नहीं बात करनी है, भले यार बहुत दिमाग खाएगा, छोड़ना, टाइम वेस्ट होगा, चलते हैं आगे चलते हैं, वॉट एवर, मे बी कोई कोई बात ही नहीं थी, मैं तो एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब सिंपैथेटिक डिवीजन के ऊपर देखते हैं, इन पर क्या क्या करता है, ये डिवाइड करता है, सॉरी, इस डिवीजन के अंदर मोबिलाइज करना बॉडी सिस्टम को ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझो। ये कहना चाह रहा है, जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ना दो तरीके की बातें होती हैं। सिंपैथेटिक कहता है कि इमरजेंसी आ गई, मैं भागना है, मुझे बहुत तेज भागना है, बहुत तेज भागना है, और तेज भागना है, और तेज भागना है, आज तो रेस जीत के रहनी है, दैट इज इन द इमरजेंसी सिचुएशंस। और नहीं तो ये तो इसके लिए हमने प्रैक्टिस करी थी, बहुत सालों से प्रैक्टिस करी थी रेस में पार्टिसिपेट करने की। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे समझेंगे? कहीं आप खाना खा रहे थे, सामने से शेर आ गया, सब रुक जाएगा खाना वाना, आप उठ के वहां से भागोगे, वो जो भागना है ना वो सिंपैथेटिक के अंदर आएगा इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। अब खाना खाते गले में अटक गया, खांसी जो आएगी सिंपैथेटिक की वजह से आएगी, ठीक है, उस चीज को बाहर निकालने के लिए, फेंकने के लिए, कुछ भी, ठीक है। ओके, अब पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, कंजर्व करता है एनर्जी को, यानी कि जब आप थक गए, भागते भागते थक गए, या कोई एक, ये जितनी भी सिचुएशन ये वाली आई थी ना, इसमें आप थक गए या डर गए, जो कुछ भी था उन सबको रिलैक्स करने के लिए। अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशन में एक और चीज क्या होती है, किसी को देखकर, कोई इंसान अगर किसी को देखकर डर जाता है तो बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं उसकी, मुंह खुल जाएगा हो, या फिर बड़ी बड़ी आंखें खुल जाएंगी, एकदम से पीपल बिल्कुल बाहर डायलेट कर जाते हैं, करेक्ट, ऐसे होता है। पैरासिम्पैथेटिक इन सब चीजों को नॉर्मलाइज करता है। पहले तो वो एनर्जी को कंजर्व करता है, एनर्जी को रोक के रखता है, हमारे अंदर बना के रखता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, एनर्जी को बना के रखने का मतलब धीरे 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 जितनी भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर थी, जो रिक्वायर्ड थी, उनको अंदर लेता है, यानी कि भागने की जरूरत थी, ठीक है, भाग ली। अब उसके बाद जितनी भी मेरी, जहां जहां मेरी एनर्जी स्टोर थी, जैसे लीवर वगैरह में हमारी एनर्जी स्टोर थी, उसको यूज कर लिया। अब जितने भी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, अब सिचुएशन अभी नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अब तुम अपनी जगह पे पहुंच चुके हुए हो, घर में पहुंच गए हो, जो भी है, ठीक है। ऐसे हम घर के अंदर नॉर्मल सेफ जगह पे, सेफ जोन के अंदर पहुंच गए, वहां जो एनर्जी थी अब हम उसको कंजर्व करके, यानी कि उस चीज को रिजर्व करके रखेंगे, मीन्स जितनी यूज होनी थी हो गई, कट,
उसके बाद उसको ओवर यूज ना उसका हो जाए, या ओवरली हम बस ऐसे उड़ा ही नहीं रहे अपनी एनर्जी को, बाकी की एनर्जी को कंजर्व करके रोक के रखना, ठीक है। प्रमोट्स नॉन इमरजेंसी फंक्शंस मींस, जैसे कि इसका एग्जांपल और समझे, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, लोगों को एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, दिस वन। लेकिन ये क्या कहता है, ना ना ना, एंजाइटी नहीं होनी, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ाई करी है, आई नो ऑल द चैप्टर्स, आई हैव रिवाइज्ड इट सो प्रॉपर्ली, मैंने सारे एमसीक्यूज करे हैं, मैंने सारे पीवाईक्यूज करे हैं। आप अपने को समझाते हैं ना, नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या कहते हैं हम योग के अनुसार कि चलिए आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए, उससे हम नॉर्मल होने का बड़ा हमें अच्छा मिलता है, हम नॉर्मल हो पाते हैं। क्यों? उसके अंदर मैंने लेफ्ट, सॉरी राइट और लेफ्ट दोनों नॉस्ट्रल को इक्वली बैलेंस करने की कोशिश करी, ठीक है। वहां पे हमने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करी कि ना तो तुम ज्यादा हो जाओ, ना और तुम डीएक्टिवेटेड मोड पे मत रहो, तुम एक्टिवेटेड मोड पे आ जाओ, ठीक है। जो सुस्त है उसको थोड़ा सा जगा दो, और जो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है उसे थोड़ा सा दबा दो एंजाइटी के फॉर्म में। इसलिए अनुलोम विलोम को राजा माना जाता है प्राणायाम के अंदर, ठीक है। चले, नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस टिश्यू सॉरी, नर्वस टिश्यू जो होता है कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज न्यूरॉन्स, सेकंड इज न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये कभी दोबारा नहीं बनते, ठीक है। न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं ये बन जाते हैं दोबारा, लेकिन ये प्रोटेक्टिव होते हैं, सेकेंडरी सेल्स मानते हैं इनको हम, ये दोबारा दोबारा बन जाते हैं और इन्हीं की वजह से ही ट्यूमर होता है बॉडी में। मैम, कोई प्रश्न? हाँ जी पूछे। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जो एनर्जी को कंजर्व कर रहा है, तो जो इमरजेंसी के टाइम पे जो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वही वाली एनर्जी यूज कर रहा है। करेक्ट। ओके, ठीक है मैम। जो लीवर में एनर्जी स्टोर होकर बैठती है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही आप समझे एक भाग है, जो हमारी बॉडी में ओके। एनर्जी स्टोर हुई हुई है, ठीक है। हम्म। ओके, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो है ये हमारे जो हमारी मेजर, अगर हम कहें ब्रेन के बारे में, अगर हम कहें कि कौन सा मेजर इसका सेल है, तो हम कहेंगे न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लिया सेल्स जो है ये न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, इसके एल भी लगा दो तो एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। न्यूरोग्लिया सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स एक ही बात आती है, पर ये सपोर्टिंग है, यानी कि इसको हम सेकेंडरी मान के चलते हैं, इसको हम प्राइमरी मान के चलते हैं। बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे ऐसे। ये ट्यूमर नहीं करता, ये ट्यूमर करता है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये तो दोबारा बनते ही नहीं, जितना फीटस में ये बन गए, जन्म लेते ही एक भी न्यूरॉन नहीं बनता, एक भी न्यूरॉन जन्म लेने के बाद नहीं बनता। जितने बनने थे माता के शिशु में, गर्भ में बन चुके, शिशु ने गर्भ में रहते हुए उतने बना लिए, उसके बाद कोई न्यूरॉन नहीं बनता। तो जो चीज दोबारा दोबारा बन नहीं रही, तो वो कैंसर सेल के अंदर यानी कि ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। कैंसर सेल का मतलब क्या होता है? कैंसर का मतलब ही ये होता है, या ट्यूमर का मतलब ही ये होता है कि उस चीज की ओवर प्रोडक्शन हो जाना, ओवर प्रोडक्शन हो जाना, यानी कि कुछ ज्यादा ही बन गए, हद से ज्यादा बना दिए, एक्सट्रीम चले गए वो तो। किस देखो, मतलब कि बनाने थे 100, बना दिए 10,000 या 1,000 या 10,000 बना दिए, धीरे धीरे करते करते काउंट बन गया। इसलिए कहते हैं जब व्रत रखते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी यही कैंसर सेल्स को ही खा जाती है, जो एक्स्ट्रा, क्योंकि हर हमारी बॉडी में कैंसर सेल बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी अनोखी बात है, अनोखी बात नहीं है ये। हमेशा ही अगर आप ये समझिए कि अगर आपको किसी ने कहा है शादी ब्याह है घर में, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो 200 लोगों ने आना है, तो एक काम करो 250 लोग के हिसाब से या 250 लोगों के हिसाब से खाना बना दो। इतना ही कहते हैं। 10 20 25 लोगों से ज्यादा का एक्स्ट्रा के खाना बोलते हो ना आप, एग्जैक्ट तो नहीं बोलते, क्योंकि एग्जैक्ट में ये होता है कि कभी कोई आया कभी कोई नहीं आया, किसी घर से 5 लोग आ गए, किसी घर से 15 लोग आ गए, हमें क्या पता कौन से कितना आ रहा है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ऐसे सेल्स अपने प्रोड्यूस करती रहती है, उसे हम कैंसर सेल बोलते हैं। तो जब हम व्रत रखते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, जिसके हम तला फला नहीं खाते, क्या नहीं करते, जिसमें हम तला फला नहीं खाते, जिसमें हम सिर्फ एक लिक्विड डाइट या ड्राई फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग में क्या होता है, आप सिर्फ पानी पी सकते हो, लेकिन वो भी नहीं, एटलीस्ट 15-16 आवर्स आपने पानी भी नहीं पीना, जिसे हम निर्जला व्रत बोलते हैं।
ठीक है? वो रखा तो उसके अंदर हमारे कैंसर सेल्स की मरने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो बहुत कम हो जाते हैं, तो जहाँ-जहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया था, उनको ये रेगुलेट कर लेता है, खा लेता है, वापस खा लेता है, टॉक्सिन्स को बॉडी में से बाहर निकाल लेता है, ठीक है? ये सारे काम कैंसर सेल के उस टाइम पे ये सब कुछ उस टाइम पे हो रहा होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होती है जो हम लिक्विड डाइट वाले हम रखते हैं, लिक्विड डाइट में क्या होता है बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलने बड़े आसान हो जाते हैं, प्लस अगेन कैंसर सेल को भी वो खाता है। और ये थ्योरी मेरी अपनी नहीं है, ऑफ कोर्स सनातन धर्म में हमें पता है कि व्रत की थ्योरी अपनी यही थ्योरी है वो, इसलिए शरीर हष्ट-पुष्ट रहता था। दूसरा जापानीज़ साइंटिस्ट रहे हैं, मैं उनका नाम हमेशा भूल जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी सर। अ, 2017 या 19 में उनकी थ्योरी आई थी। ये उनकी रिसर्च थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 या 18 है। 17 है शायद। उसमें उनकी थ्योरी आई थी कि 19 आई गेस 19 है। तो ओकामामा ऐसे करके नाम है शायद उनका। तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया था कि क्या फास्टिंग से कुछ होता है कि नहीं होता, और वहाँ ये बात प्रूव हुई थी। योशिनोरी। योशिनोरी ना, मैंने कहा कुछ नाम था जी, उनका। थैंक यू सो नोबेल प्राइज मच। मिला था उनको। हाँ जी, नोबेल प्राइज मिला था, बिल्कुल ठीक। जी, हाँ जी। जी। तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी एंड ही फाउंड इट आउट कि हाँ, ये सच है। इसलिए फास्टिंग हेल्दी है, ठीक है? इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से कर लो या जैसे मर्ज़ी कर लो, पर करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस शेफ़ को देख के या उस शेफ़ को देख के हम तला हुआ खाना खाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ फलाहार खाना है या फिर पानी या फिर वो भी नहीं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी-सी और मैं ऐड कर देती हूँ, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। चैंटिंग से क्या फ़र्क पड़ जाएगा फिर? चैंटिंग से फ़र्क पड़ता है जो बॉडी में जितना भी पानी है, यानी कि जितना भी लिक्विड पार्ट है, वो एक वाइब्रेशन में आ जाता है। ज़्यादा बता रही हूँ मैम? ठीक है, सॉरी ज़्यादा नहीं बताऊँगी। वो वाइब्रेशन में आ जाता है और वाइब्रेशन से हमारी बॉडी बहुत ही कंट्रोल में रहती है। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएँगे, ठीक है? चलिए, ओके। जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनका फ़ंक्शन क्या है? सेंस। हाँ जी, अ, बोलिए। ये मैम फास्टिंग के टाइम ही इम्प्रूव होता है या फिर नॉर्मली भी जो आप फ्रीक्वेंसीज की सिंक की बात कर रहे हैं वो इट हैपेंस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब चैंटिंग में ना 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एम्प्टी स्टमक, एक होता है फुल स्टमक, ठीक है? स्टमक के लिए कहते हैं, फुल तक कहते हैं, ठीक है? अब एम्प्टी स्टमक में क्या होता है हमारी बॉडी में ना तो पानी है ना तो कोई और पदार्थ है। तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो अपने लिक्विड के अंदर होगी। जितना लिक्विड बॉडी के अंदर इस टाइम पे है, यानी कि वाटर रिटेंशन एक्स्ट्रा की कहीं कहीं भी नहीं हुई होगी, यानी कि आंतों के अंदर या किसी ऐसे ऑर्गन के अंदर जहाँ उसका जैसे कि ब्लड है, वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने का, टॉक्सिन्स ले जाने का कार्य कर रहा होता है। अगर खाना खाया तो ये काम उसका डबल हो जाएगा। पानी पिएँगे जो भी किया, तो काम डबल हो जाएगा, हमने उसको भी रोक दिया। अब वो जो काम कर रहा है वो नॉर्मल कर रहा है अपना, जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, फास्टिंग की वजह से, वो सब चल रहा है उसका। अब अगर फुल स्टमक में करोगे चैंटिंग, ऐसा नहीं कि वो फुल स्टमक से मतलब ये है कि हम नॉर्मल डेली लाइफ की जो हम बात कर रहे हैं, कि खाली पेट सुबह-सुबह हमने चैंटिंग करी और बाद में खाना-वाना खाया। इसका असर थोड़ा कम है। इसका असर उतना ही ज़्यादा है और प्रबल है। और फास्टिंग में हमेशा याद रखना, सिर्फ सेम डे की फास्टिंग नहीं होती, प्री एंड पोस्ट दोनों मैटर करते हैं। तब चैंटिंग लगती है शरीर पे। तब वो एक्चुअल में चैंटिंग की जो अ, गंजनाहट है या कहें कि गूंज है, हमारी बॉडी में वो वाइब्रेशन एक्चुअल में क्रिएट हो पाती है। जो 1 लाख बार पढ़ा जाता है, कोई भी मंत्र में एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, 10,000, 1 लाख, 11,000, वो जो पढ़ा जाता है उसका जो असली रीज़न है पूरे ब्रह्मांड में उसकी एनर्जी को फैलाने का, वो ये है। वो क्रक्स यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे अभी। आपने पूछा तो तुरंत जवाब दिया सिर्फ मैंने, ठीक है? ओके। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंस करते हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं, रिमेंबर करना यानी कि याद रखना, कंट्रोल करना मसल एक्टिविटीज़ को, रेगुलेट करना ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को। न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया सेल्स, ठीक है? अब ये सपोर्ट करता है, नरिश करता है किसको? हमारे जो नर्वस टिश्यूज़ हैं यानी कि न्यूरॉन्स हैं उनको भी, और आस-पास का जो हमारे अगर आप कहें कि टिश्यूज़ में और भी चीज़ें हैं,
ग्लैंड्स हैं, उन सबको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को, मेंटेन करता है होमियोस्टेसिस को इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, सेल सेल टू सेल, जो ये फ्लूइड होता है ना यहाँ पे, ये सारा फ्लूइड होता है, उसको मेंटेन करने का ये कार्य करता है, जैसे मैंने कहा अभी कि और भी कार्य करता है, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूरॉन का, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप पहले ये समझेंगे, यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, और नीचे एक डंडी है, फिर इसकी अपनी भी पूंछ सी है, ठीक है। जैसे हम बच्चों में आदमी सब बनाते थे ना, कुछ इस टाइप का ही है, बस इस ड्राइंग को थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी सब भली, ठीक है। एक बार इस ड्राइंग को अच्छे से देख लीजिए, जो मैंने बनाई है, बड़े रफ हैंडेड बनाई है, इसी को ध्यान में रखना, बाकी सब वो स्ट्रक्चर जो बना रही हूँ वो अपने आप याद हो जाएगा, ये भी, ठीक है, ये भी। अगर ये नहीं होंगे तो इसे डीमाइलिनेशन कहते हैं, और अगर ये होंगे तो माइलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। माइलिनेशन मतलब एक कवरिंग होती है जिसकी वजह से कंडक्शन बहुत स्पीड पे हो जाती है, क्या बोला, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स जो होते हैं, एक नर्व सेल है हमारा, मेजर नर्व सेल है बेसिकली, आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, बहुत बड़ा और बहुत ही मेजर लेवल का ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, कौन, उसका खुद का एक सेल, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन को बीच में, हर सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, हाँ जी होता है, इसके पास भी है, हाँ जी इसके पास भी है। इसके पास ये खड़े खड़े बाल क्या है, ये प्रोजेक्शंस क्या है, ये डेंड्राइट्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये करंट लगा करंट लगा टाइप का जो होता है ना, बाल अजीब से उलझे हुए से, ये वही है, ठीक है। अब जो सेल बॉडी है ना, ये वाली सेल बॉडी होती है ना, ये आप इसको यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ पर जो सेल बॉडी है इसको सोमा बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे, कई जगह पे सेल बॉडी का मतलब अलग लिया जाएगा, और कहीं यहाँ पे जो लिया जा रहा है फिलहाल, वो सिर्फ इतने भाग को लिया जा रहा है, इसको वो सेल बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और ये जो प्रोजेक्शन है इसका अलग से अपना अपना एक नाम है ना, डेंड्राइट, ठीक है। लेकिन अभी हम जब पढ़ेंगे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, तब ये जो आएगा, ये पूरा पोर्शन सेल बॉडी लिया जाएगा। जब अभी हम ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पढ़ेंगे तब ये पूरा इकट्ठे एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। अब ये पीछे की पूंछ जो है ना लंबी सी, इसको कहते हैं एक्सॉन, अच्छा ठीक है। और फिर नीचे फूल, या कहें कि मोर के सर पे जो लगा होता है ना ऐसे सुंदर सी कलगी टाइप जो होती है, ये वैसे से बनी हुई है, या कह सकते हैं फिंगर्स हैं, जैसा भी आपको याद करने का अच्छा तरीका लगे, आप अपने तरीके से इसको टर्मिनोलॉजी में अपने अपने तरीके में याद कर सकते हो। टेक्निकल इसे कहते हैं टर्मिनल एंड फाइबर, या फिर टीलोडेंड्रिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप इसे टर्मिनल एंड फाइबर ही बोलें, ठीक है। एक्सॉन का टर्मिनल एंड फाइबर है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो कवरिंग है, इसको वैसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। और जो बीच में इनकी गैप्स बनती है, यहाँ पे ये वाली गैप्स नहीं, ये गैप्स अलग है, मैं ये अलग तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ से करंट आता है, फिर जंप करके जाता है, 1 2 3, करंट गया, और यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं कुछ, ये फट जाते हैं, ठीक है। और ये वेसिकल्स होते हैं, यहाँ से फट जाते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉर्मल जाती है यहाँ से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझेंगे यहाँ पर अभी, वेसिकल को छोड़े से अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जाएगी और दूसरे सेल को जाके बताएगी क्या काम करना है, या वो टारगेट ऑर्गन तक हो जाएगी क्या काम करना है, ठीक है। मैम इसके बाद एक्सॉन से, ओ सॉरी, ये जो नीचे टर्मिनल एंड है, इससे सेम स्ट्रक्चर वाला एक और न्यूरॉन बना रहता है ना, हाँ जिसमें ये ट्रांसफर करेगा अपना जी 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 वो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है मैम। क्योंकि उसके बिना तो एक आप अकेला सेल किससे बातें करेगा, हाँ ठीक है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे होते हैं ना, लाइन से जी ऊपर तक जाने के लिए। जी जी जी, ये तो मैं सिर्फ अभी एक सिंगल का बता रही हूँ कि ऐसे है, यस पर मैम। ठीक है। इसको वैसे हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, शायद एग्जाम में पूछ लेने, मैं इसलिए फिर भी लिख रही हूँ, कुछ नहीं पता आजकल एग्जामिनर का। टीलोडेंड्रिया, टर्मिनल एंड है सिर्फ, इसलिए टीलोडेंड्रिया है, ठीक है।
यहाँ डेंड्रिया से ये वाले, और नीचे वाले में टीलोडेंड्रिया टर्मिनल एंड पे, ठीक है। अभी एक बार नीचे देखते हैं। सेल बॉडी हमने देखी थी। जी बोले। डेंड्रिया का काम क्या होता है? डंडी का काम क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी आई थिंक प्रिया जी थे या प्रेरणा जी थे, उनमें से किसी का प्रेरणा। क्वेश्चन था। जी प्रेरणा जी का था। यहाँ पे ना और दूसरे सेल आ जाते हैं। ये जो मैंने बनाया था ना, ये फूलझड़ी सा, फूलमुखी जैसा, ये मैंने और सेल्स बनाए हैं। ये बहुत सारे और सेल हैं जिसके डेंड्राइट्स के पास आके दूसरों के डेंड्राइट या फिर एक्सॉन इसके पास आए हुए हैं। किसी का एक्सॉन तो किसी का डेंड्राइट, सेम ऐसे ही इनके पास भी है। किसी का एक्सॉन तो किसी का डेंड्राइट, ठीक है। किसी का एक्सॉन, किसी का डेंड्राइट यहाँ पे। लेकिन करना क्या है इसमें, ये करते हैं यहाँ पे आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। किस फॉर्म में, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, केमिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो यही हो रहा होता है। इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू। तो मैम एक बारी में कितने साल से बातें हो रही होंगी? एक टाइम पे 25-30 हजार साल से बात हो रही होती है। हजारों, हजारों में, 100 में ये सेल एक बारी में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे थोड़ी ना तेज दिमाग चलता है। वो सारा कुछ कनेक्टिविटी तभी तो बनता है। गुलाब जामुन को देखकर उसका टेस्ट भी याद आ गया, फर्स्ट टाइम कहाँ खाया था ये भी याद आ गया, किसकी पार्टी थी ये याद आ गया, क्या कपड़े पहने थे ये याद आ गया, जिसके साथ खाया था वो याद आ गया, किस प्लेट के अंदर खाया था वो याद आ गया, और उस प्लेट का कलर तक याद आ गया, किस कॉर्नर में खड़े थे ये याद आ गया, वो दिन और वो वार क्या था वो याद आ गया, आज क्या दिन और वार है उससे कंपेयर कर पा रहे हो। ये सारी चीजें कैसे हो पा रही है? इतने सारे हमारे जो सेल्स हैं आपस में मिलकर, इसी को तो हम एसोसिएशन, एक लेयर अलग आती है वो वाली, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वे में काम करना। देखा एक चीज को था और मेमोरी देखो कितनी सारी आ गई, ठीक है। सबके अंदर अलग अलग चीजों को अलग अलग मेमोरी है। किसी को परफ्यूम से ऐसा होता है, और सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अच्छा मत सोचो, न्यूट्रल हो जाओ, वो क्यों कहना चाह रहे हैं? ज्यादा ना सोचो मत, अपने ना एग्जॉन को फ्री रखो, खाली दिमाग शैतान का घर मत बनाओ। अब खाली दिमाग शैतान का घर कैसे होता है ये भी हम समझेंगे, लेकिन आई थिंक कल की क्लास में टाइम हो गया है ना। एक बार नर्वस सिस्टम को, बस ये थोड़ा न्यूरॉन्स को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या होती है? द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल। असली कर्ता धर्ता किसका? न्यूरॉन का। यानी कि ब्रेन, ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर भी उसकी सेल बॉडी, वो कर्ता धर्ता मान जा रहे हैं, ठीक है। देन डेंड्राइट्स क्या है? वही शौक लगा बाल उड़े हुए हैं, या कहीं के आइंस्टाइन के सब बाल उड़े हुए थे, कुछ कुछ वैसा, सॉरी है, वो ऐसी बहुत इंटेलिजेंट है, सॉरी। थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशंस कहते हैं इसको, या नेताजी हंस रहे हैं। थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व impulses towards the cell body, ठीक है। अब ये कंडक्शन लेकर आ रहे हैं कौन? डेंड्राइट। अच्छा तूने क्या बात सुनी? अच्छा नीचे पैरे लाने हैं, ओके ठीक है। तूने क्या बात सुनी? खांसना है, गले में कुछ आ गया, अच्छा। तो ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, ठीक है। सेल बॉडी के पास वो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, लेकर आए, ठीक है। वहां पे प्रोसेसिंग वगैरह चलती है। अब वो प्रोसेसिंग वगैरह क्या हुई क्या नहीं हुई क्या करना है, बस उसका काम है इन्फॉर्मेशन पास कराने का। कौन? एक्सॉन का, ठीक है। एक्सॉन एक सिंगल ब्रांच इन द मोस्ट न्यूरॉन, ये एक सिंगल ब्रांच होती है। हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी पढ़ेंगे, उसके अंदर अलग बात आएगी, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स इसमें एक ही ब्रांच होती है, यानी कि एक ही, ये एक ही ब्रांच है, ठीक है। मोस्टली न्यूरॉन्स के अंदर, कईयों में आपको अलग अलग भी मिलेगी, पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी, ठीक है। विच कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि इसने जो भी इंफॉर्मेशन ली उसको दूर ले जाके या तो नेक्स्ट को देगा, या तो जो भी टारगेटेड ऑर्गन होगा उसको देगा, मसल होगी उसको देगा, ठीक है। ओके। एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट लगी हुई होती है जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं। इसे न्यूरोलेमा आर द कवरिंग्स। ये न्यूरोलेमा जो होती है, अगर ये हटनी शुरू हो गई, इसका मतलब बीमारी स्टार्ट हो गई। इसका हटना अच्छी बात नहीं है, इसका डीजनरेट होना गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। पार्किंसन डिजीज हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, और भी बहुत सी अन्य बीमारियां हैं जो इसकी वजह से, इसके खत्म होने की वजह से
बीमारी हो लगती है और इसको फिर अभी तक इसके काउंटर्स नहीं ढूंढे गए हैं, अभी तक इसके काउंटर्स नहीं ढूंढे गए हैं, पर ऐसा माना जाता है कि हाँ योग में इसके इलाज हैं, तो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स एक इम्पल्स ट्रांसमिशन काम करता है ये, टर्मिनल एंड फाइबर, ये कल समझेंगे। हाँ, ये सिनेप्सिस वाली बात नहीं, ये थोड़ी लंबी बात है। इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी ये मैं कल समझाऊंगी, बहुत डिटेल में ही बताऊंगी, पर हाँ इतना समझ आपको अच्छे से आ जाएगा कि अच्छे से सारा क्लियर हो जाए। अभी क्या रही है, एक तो टाइप्स है, डन। ठीक है, कल बाकी का करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको फिर नेक्स्ट क्लास के लिए ब्रेक नहीं मिल पाता। सिनेप्सिस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।